तो यहां से शुरू होता है हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है टवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहां से नई एक मूवमेंट लॉन्च हो जाएगी जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मगर इससे पहले कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे आ जाएंगे, मैं कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गांधी जी कहा करते थे। गांधी जी का मानना है कि ये जो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें सबसे पहले जो सत्याग्रही है, जो नेशनलिस्ट है, हमें पहले नेशनलिस्ट को ट्रेन करना है, ताकि जो गांधी जी का मकसद होता है, जो गांधी जी का मेन टारगेट होता है कि जो भी हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे वो मूवमेंट हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन वायलेंट होनी चाहिए। गांधी जी ने अभी तक जितनी भी मूवमेंट लॉन्च की है, चाहे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया है, उसके बाद खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया है, वाली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले जितनी भी मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करी है, हर किसी मूवमेंट में हमने देखा एक रीजन कॉमन होती थी, जिसकी वजह से कॉल बैक होती थी, जिसकी वजह से गांधी जी मूवमेंट को कॉल ऑफ करते थे। वो वजह क्या होती थी, वो ये होती थी कि मूवमेंट क्या होती थी, वो टर्न हो जाती थी वायलेंस। इस मूवमेंट में गांधी जी का जो मेन टारगेट होता है कि मूवमेंट पीसफुल होनी चाहिए, मगर मूवमेंट क्या हो जाती थी, वायलेंट हो जाती थी। इसीलिए यहाँ पे गांधी जी अब क्या कहता है कि कोई भी मूवमेंट लॉन्च करने से पहले, अगर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे पहले इन नेशनलिस्ट्स को ट्रेन करना है, मुझे पहले सत्याग्रही को ट्रेन करना है। वो और मसाइल थे जो हिंदुस्तान को यहाँ पे दरपेश थे। एक था जिसका नाम है द ग्रेट डिप्रेशन। एक तो ग्रेट डिप्रेशन का यहाँ पे मसला था, दूसरा है साइमन कमीशन का। दोनों चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे, सिनार करेंगे ग्रेट डिप्रेशन से। तो क्या था ग्रेट डिप्रेशन? In the situation of the internal debate and dissension, two factors shaped Indian politics। ये जो अभी यहाँ पे इंटरनल डिबेट चल रहे थे, एक चीज यहाँ पे बताना मैं भूल गया हूँ कि इंटरनल डिबेट यहाँ पे क्या चल रहे थे कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स अब ऐसे थे, वो चाहते थे कि अब हम और कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ये चाहते थे कि वो अब काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ब्रिटिश के काउंसिल में रह के ही हम ब्रिटिश के पॉलिसीज को अपोज कर सकते हैं। मगर क्या हो जाता है कि इस इंटरनल डिबेट में और ये डिसेंशन यहाँ पे जो चल रहे थे, दो फैक्टर जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। कौन कौन सा है? पहला है द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन कब हो जाती है? इसका एक डेट है 1929। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का डेट है 1929। और देखते हैं इसमें क्या है, इंडिया पे इसका क्या असर पड़ता है। बहुत बुरा असर पड़ता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर जाते हैं। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगन टू फेल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। एग्रीकल्चरल प्राइसेस हिंदुस्तान में आप लोगों को पता है कि ज्यादातर पॉपुलेशन अपनी रोजी रोटी को डिराइव करते थे एग्रीकल्चर से, और अब हम देखते हैं कि इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से हिंदुस्तान में एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं। और इतना ही नहीं, 1926 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं 1930 में। इतना ही नहीं, एज द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। जो हिंदुस्तान से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर जाते थे, चाहे वो कॉटन था, जूट था, या बाकी सारी चीजें थी, या कॉर्न था, जो हिंदुस्तान से बाकी देशों में भी जाता था, ये एक्सपोर्ट भी बुरी तरह से फंस जाता है, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो जाता है। एक्सपोर्ट क्या होता है कि जब हमारे मुल्क से चीजें बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी गिर जाता है, एग्रीकल्चर पूरी तरह से बंद हो जाता है, एग्रीकल्चर पूरी तरह से डाउन हो जाता है। जो किसान होते हैं, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। एक साइड से जो किसान होते हैं, इनको टैक्स भी देना होता था, रेवेन्यू भी देना पड़ता था, दूसरी साइड से अपनी फैमिली को भी फीड करना है। मगर यहाँ पे क्या है कि जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस पूरी तरह से डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, तो पीजेंट्स को, जो गरीब किसान होते हैं, उनके लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है और रेवेन्यू पे करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, बाय 1930 हम देखते हैं कंट्री साइड वाज टर्माइल। कंट्री साइड जो गाँव के साइड थे वो पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जो है, अगर आप देखोगे शहरों में तो फिर भी हम कोई दूसरी काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे, कोई मजदूरी करेंगे, मगर गाँव में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही अपने आप को डिपेंड करते हैं। मगर जब एग्रीकल्चर पूरी तरह से खत्म हो गया है, अब इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तो जो कंट्री साइड से, जो गांव की साइड से, जो शहरों से दूर वाले एरिया थे, वो पूरी तरह से इसके जद में आ जाते हैं। इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये एक प्रॉब्लम थी। तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है, वो है साइमन कमीशन की। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे साइमन कमीशन की हो जाती है। क्या होता है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। द टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन।
जो टॉरी गवर्नमेंट इंग्लैंड में होती है, टॉरी गवर्नमेंट क्या होती है, जो इंग्लैंड में कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट थी उन दिनों में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट थी और उस कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट को हम टॉरी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट होती है, उन्होंने एक स्टैच्यूरी कमीशन बनाई है। स्टैच्यूरी कमीशन वो होती है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो, कोई ऐसी कमीशन जो लीगली वैलिड हो और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो, और इस कमीशन का हेड होता है सर जॉन साइमन, और इसीलिए इसी के नाम पे इस कमीशन का नाम रखा गया है साइमन कमीशन। इतना ही नहीं, इट वाज सेट अप इन द रिस्पांस टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। सर जॉन साइमन कमीशन को बना दिया गया था किसके रिस्पांस में, जो हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, जो नेशनलिज्म की आग जो दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसके रिस्पांस में इसको बनाया गया था। और लालच क्या दी गई कि हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को रिवाइव करेंगे, और सर जॉन साइमन कमीशन को क्या काम दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को रिवाइव करना। यहां तक तो बाज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें तो अच्छी है हिंदुस्तान के लिए। मगर मसला कहां है, प्रॉब्लम कहां है, वो मैं बताता हूं। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ऑल वेयर ब्रिटिश। तो मसला देखो कहां पे है, मसला ये हुआ यहाँ पे कि सरजान यहाँ पे आ जाते हैं, एक कमीशन आ जाती है, 7 मेंबर्स की कमीशन होती है, और ऑल द 7 मेंबर्स आर द ब्रिटिश। जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिवाइव करने आए हैं, वहां पे हिंदुस्तान का कोई है ही नहीं, वो सारे मेंबर्स कहां के होते हैं, वो ब्रिटिश के होते हैं। इसलिए कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करेगी नहीं, कांग्रेस के हम होते तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करते। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। इसीलिए 1928 में जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आ जाती है, जब ये हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं, जब सर जॉन साइमन हिंदुस्तान की सरजमीन पे अपने पैर रखते हैं, तो यहाँ पे इसका इस्तेकबाल किया जाता है। और इस्तेकबाल भी पता है किस तरह से किया जाता है, नारे लगा दिए जाते हैं, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन वापस चले जाओ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो खुद बनाएंगे, हमें जो करना है तो हम खुद करेंगे। साइमन कमीशन का मसला यहाँ पे था। साइमन कमीशन के मसले को अब किस तरह से हल करने की कोशिश करी गई है। उस वक्त जो हिंदुस्तान का वाइसरॉय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। अक्टूबर 1929 announced a vague offer of domain status to India and round table conference to discuss the future constitution। अब देखो फिर से लालच दी गई है, फिर से लालच में हिंदुस्तानियों को फंसाया जा रहा है। लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 में हिंदुस्तानियों को एक ऑफर देता है, एक धमाकेदार ऑफर हिंदुस्तानियों को दिया जाता है। कौन सा ऑफर दिया जाता है, डोमेन स्टेटस का। और ये डोमेन स्टेटस का ऑफर क्या था, मैं आप लोगों को समझाता हूं। डोमेन स्टेटस का मतलब होता है कि हिंदुस्तान में अंदर से आप लोग रूल कर सकते हैं, अंदर से आप लोग अपनी हुकूमत कर ले, मगर ओवरऑल हिंदुस्तान किसके कंट्रोल में रहेगा, ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहेगा। अंदर से आप अपनी हुकूमत बना लो, मगर हिंदुस्तान सारी हिंदुस्तान का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। इतना ही नहीं, और क्या लालच थी कि हम क्या करेंगे, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये दो डिमांड, ये जो बड़े ऑफर हिंदुस्तानियों को दिए जाते हैं, this did not satisfy the Congress members and radicals became more assertive। मगर इतना बड़ा धमाकेदार ऑफर भी हिंदुस्तानियों को सेटिस्फाई नहीं करता है। और जो रेडिकल्स पहले से ही होते हैं, जिनका कहना होता है कि डू और डाई, आप यहाँ से पूरी तरह से चले जाओ, इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस एंड वी शैल हैव राइट टू रूल ओवर इट, आप पूरी तरह से यहाँ पे चले दफा हो जाओ। और जो रेडिकल्स होते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इन दिसंबर 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज for India। अब देखो कहाँ पे बात आके रुकती है, क्या इनके जहन में चल रहा होता है, नेशनलिस्ट के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जहन में क्या चल रहा होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दिसंबर 1929 में जब लीडर होते हैं कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, सेशन कौन सा होता है, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस होता है, लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है। ये फॉर्मलाइज करते हैं और डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे ये डोमेन स्टेटस नहीं चाहते हैं, अब यहाँ पे इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं चाहते हैं, अब यहाँ पे कोई रहमो करम नहीं चाहते, बल्कि क्या चाहते हैं कि पूरी तरह से हमें आजादी मिलनी चाहिए। ब्रिटिश को बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ और हिंदुस्तान पे हम रूल खुद करेंगे, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। इतना ही नहीं, इट वाज डिक्लेयर्ड, अब इस चीज
चीज को फैसला किया जाता है दैट 26 जनवरी 1930 would be celebrated as an independence day। तो ये फैसला किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को पहला आजादी का दिन मनाया जाएगा, पहला आजादी का जश्न मनाया जाएगा। मगर पहले दोस्तों इंडिया आजाद हो जाता है 1947 में, तो 1930 में किस तरह से आजादी का जश्न मनाया जाएगा। हालांकि इसकी सिग्निफिकेंस कुछ और है, यहाँ पे ये मूवमेंट जो है, ये कॉल जो है ये फेल हो जाती है, मगर इसकी सिग्निफिकेंस आज भी हमारे जहन में है। किस तरह से, अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 के डेट है। ये कौन सा डेट है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मलाइज हो जाता है, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन, जब ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया जाता है। और प्रेमबुल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही डेट दिया गया है। कौन सा डेट है? 26 नवंबर 1949। अगर हम रिपब्लिक डे मनाते कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1930 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ताकि हम इस डे को जब कांग्रेस ने पहली बार इंडिपेंडेंस डे की कॉल करी थी, ताकि ये वाला डेट, इस वाले डेट को भी हम इसी डेट के साथ सेलिब्रेट कर सकें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ये डिले किया जाता है 26 नवंबर से 26 जनवरी तक इसको डिले किया जाता है, ताकि दोनों डेट इसको एक साथ सेलिब्रेट किया जा सके। एक धमाकेदार पहलू यहाँ पे हिंदुस्तान की हिस्ट्री का शुरू हो जाता है, जो होता है द साल्ट मार्च। मैं समझाता हूँ साल्ट मार्च क्या है। गांधी जी, मैंने पहले ही कहा है कि गांधी जी चाहते थे, गांधी जी सबसे पहले हिंदुस्तानी को यूनाइट करना चाहते थे। दूसरी बात, गांधी जी चाहते थे कि कुछ ऐसा मिले कि जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए। तो गांधी जी को एक सिंबल मिलती है। कौन सी सिंबल होती है? वो साल्ट होती है। इसको लगता है कि साल्ट जो है अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी, हर कोई इस साल्ट को कॉमन खाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर ये साल्ट का इशू उठाया जाए तो ये शायद हिंदू मुसलमानों को एक साथ ला सकता है। कैसे ला सकता है वो मैं बताता हूँ। He found in salt as a powerful symbol that could unite the nation because, क्योंकि देखो क्या होता है कि गांधी जी को लगता है कि साल्ट में एक ऐसी सिंबल है, साल्ट में एक ऐसा पावर है, ये एक ऐसा पावर है जो पूरे नेशन को यूनाइट कर सकती है। कैसे? साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। साल्ट एक ऐसी चीज होती है जो दोनों एक साथ खाते हैं, जो दोनों खाते हैं, चाहे कोई गरीब है वो भी साल्ट खाता है, चाहे कोई अमीर है वो भी साल्ट खाता है। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन आवर फूड। और हमारे फूड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली फॉर इट्स प्रोडक्शन रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो गांधी जी लोगों को ये कहते थे कि अगर साल्ट पे टैक्स लगाया जाता है, गवर्नमेंट मोनोपोली है, तो ये ब्रिटिश का सबसे भयानक चेहरा है। इतना ही नहीं, On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। 31st जनवरी 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक खत भेजता है, और इस खत में 11 डिमांड्स होती है। क्या होती है? 11 डिमांड्स होती है। और गांधी जी सिर्फ खत ही नहीं भेजता है, खत में एक धमकी भी होती है। कौन सी धमकी होती है? The letter was an ultimatum if the demand were not fulfilled by 11 March। तो गांधी कहा करते थे, गांधी जी ने इस लेटर में ये धमकी भी इनको दी है कि अगर 11 मार्च से पहले ये डिमांड पूरी नहीं करी गई तो फिर क्या होगा? द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो कांग्रेस यहाँ पे अब सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। जो गांधी जी ने उसको लेटर भेजी थी, 11 डिमांड्स करी थी, मगर इरविन कोई गरज नहीं दिखाता, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है इस पे नेगोशिएट करने की। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च 12th March 1930 accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो 12th मार्च 1930 को गांधी जी एक फेमस मार्च स्टार्ट करते हैं, जिस मार्च का नाम होता है साल्ट मार्च। क्या नाम होता है? साल्ट मार्च। और इसके साथ कितने होते हैं? 78 जो उसके सबसे वफादार सिपाही होते हैं, जो 78 सबसे वफादार सिपाही गांधी जी के होते हैं, वो उसके साथ होते हैं। और गांधी जी और इसके साथी हर दिन 10 माइल चलते थे। कितने? 10 माइल हर दिन चलते थे। यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग प्लेस क्या थी? साबरमती आश्रम। जो गांधी जी का आश्रम था साबरमती, तो स्टार्टिंग प्लेस क्या है? साबरमती आश्रम, गांधी जी का आश्रम। डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली। ये गुजरात में एक कोस्टल एरिया है जहाँ पे ये साल्ट की प्रोडक्शन होती है। डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर इनको ट्रैवल करने हैं। कहाँ से? साबरमती से दिल्ली तक। 24 डेज में गांधी जी और इसके साथी 240 माइल चलते हैं। नंबर ऑफ पीपल कितने होते हैं? जो गांधी के सबसे वफादार सिपाही इसके होते हैं, कितने होते हैं? 78। ये इनिशियल में 78 होते हैं, आगे देखो ये हजारों फिर बन जाते हैं। और इसी साल्ट मार्च से ही एक नई मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिस मूवमेंट का नाम होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ना केवल हम ब्रिटिश के साथ नॉन कोऑपरेट करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? ब्रिटिश के हर किसी लॉ को ब्रेक करेंगे। और 6 अप्रैल 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होती है। और सबसे पहले लॉ ब्रेक कौन करता है? सबसे पहले लॉ ब्रेक गांधी जी ही करते हैं। मैं दिखाता हूं। द डैंडी मार्च 1930
During the Salt March, Mahatma Gandhi was accompanied by 78 volunteers on the way were joined by thousands. इस कैंपेन में, इस मार्च में जो गांधी जी निकले हैं 78 वॉलंटियर्स के साथ, मगर ये 78 वॉलंटियर्स ही नहीं है, बल्कि जिस भी गांव में ये चलते थे, जिस भी गांव में ये पहुंचते थे, हजारों की तादाद में लोग इसमें ज्वाइन करते थे। ये देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ लेजर एंड स्टडीज। मैं हूं इम्तियाज सर और आप लोग देख रहे हैं लाइफ लेजर एंड स्टडीज। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के यूनिट नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरह मुख्तलिफ चीज। नॉन कोऑपरेशन एक सिंपल टर्म याद रखना, एक सिंपल चीज याद रखना, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये फर्क थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बताती थी कि हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कोऑपरेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। मगर सिविल डिसोबीडियंस में दो चीजें हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक चीज है कि ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस में दो चीजें हैं, एक तो कोऑपरेट नहीं करेंगे, दूसरा जो भी वो लॉ बनाएंगे हम उसको ब्रेक करेंगे। यहां देखो, पीपल वर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश बट आल्सो टू ब्रेक द लॉज। जो भी लॉ ब्रिटिश बनाएगी आप लोगों ने उन लॉज को तोड़ना है। एक तो नॉन कोऑपरेट करना है, दूसरा आप लोगों ने इनके साथ क्या करना है, जो ये लॉ बनाएंगे आपने हर किसी लॉ को ब्रेक करना है। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salts and demonstrated in front of the government salt factory. हजारों की तादाद में लोग गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, हजारों की तादाद में लोग गांधी जी के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और क्या करते हैं, साल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चर करते हैं साल्ट को, और इतना ही नहीं, और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, एहजाज करते हैं जो गवर्नमेंट की साल्ट फैक्ट्रीज होती है। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। वो मैंने आप लोगों को पहले वाले मूवमेंट्स में भी समझाया है क्या किया गया। फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट किया जाता है, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, peasants refused to pay चौकीदारी टैक्सेस एंड विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन। जो किसान होते हैं वो चौकीदारी टैक्स पे कर नहीं करते हैं। चौकीदारी टैक्स पता है कौन होता है? चौकीदार कौन होता है? जो नजर गुजर रखता है, ठीक है, जो आप लोगों की जमीनों पे नजर रखता है। अब चौकीदार तो फ्री में काम नहीं करेगा, अब चौकीदार को भी पैसे देने पड़ते थे, मगर ये पैसे आते कहां से थे? पीजेंट टैक्स देते थे। अब विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जो विलेज के ऑफिशियल्स होते हैं, जो वहां पे गांव में मुलाजिम होते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। In many places, forest people violated forest law, going into reserve forest to collect the wood and the graze cattle. जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश ने कैटेगराइज करा था फॉरेस्ट को, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। जो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है ये सिर्फ ब्रिटिश के लिए अलाउड था, लोग वहां पे उनको जाने की इजाजत नहीं थी। इवन वहां पे वो जानवरों को भी चराने नहीं ले जा सकते थे, अपने कैटल को, मवेशियों को भी वो वहां पे चराने नहीं ले जा सकते थे। मगर गांधी की कॉल सुनते ही लोगों ने क्या किया है, लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया और अपने भेड़ बकरियों को लेके गए रिजर्व फॉरेस्ट में। जो ब्रिटिश ने कहा था कि वहां जाना नहीं है, वो वहां पे लेके जाते हैं और वहां पे क्या करना शुरू करते हैं, वुड को कलेक्ट करते हैं और कैटल को ग्रेज करते हैं, यानी कि इस तरह से लॉ ब्रेक कर रहे हैं। Of the every action there is equal and opposite reaction, ठीक है। अब हिंदुस्तानी यहाँ पे लॉ ब्रेक करेंगे, सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, ये रिजर्व फॉरेस्ट में घुसेंगे, ब्रिटिश क्या चुप रहेगी, ब्रिटिश क्या खामोश रहेगी। अब देखो ब्रिटिश वापस में क्या करता है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर। सबसे पहले बात इन्हीं पे आ जाती है, सबसे पहले हाँ कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना बेटा, इसको बोलते थे फ्रंटियर गांधी। एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। डिवोटेड डिसिपल ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी का एक बहुत ही लॉयल शागिर्द जिसके हुआ करते थे, वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। वो उसको अप्रैल 1930 में अरेस्ट किया जाता है। द एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया जाता है, जो गांधी जी का एक वफादार साथी होता है, इसकी न्यूज जब लोगों तक पहुंच जाती है तो पेशावर, जो आज पाकिस्तान में है, पेशावर में लोगों ने एहतजाज करने शुरू कर दिए और वापस में क्या हुआ, उनको आर्मर्ड कार्स के साथ या पुलिस फायरिंग का मुकाबला करना पड़ा। ये एहतजाज कर रहे थे और वहां से गोलियां बरस रही थी।
A month later, when महात्मा गांधी was arrested, एक महीने के बाद तकरीबन गांधी जी को भी अरेस्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड द पुलिस पोस्ट। सोलापुर में इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे मजदूर होते हैं, उन्होंने अटैक किया है पुलिस पोस्ट पे। कहा? सोलापुर में। कहा? सोलापुर में पुलिस पोस्ट पे अटैक किया जाता है। म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक किया जाता है, लॉ कोर्ट्स पे अटैक किया जाता है, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया जाता है। सम टोटल में हम कहेंगे ऑल द स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज द ब्रिटिश रूल, वो सारे स्ट्रक्चर जो कोई भी चीज ब्रिटिश रूल को दर्शाती थी, यहाँ पे उन सारी चीजों पे अटैक किया गया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो सत्याग्रही थे, जो लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई, उनको अरेस्ट किया जाता है, उन पे अटैक किया जाता है। वुमेन चिल्ड्रंस वर बीटन, बच्चों को और औरतों को भी मारा जाता है, बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता है। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, तकरीबन 1 लाख लोगों को पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, जेलों में भर दिया जाता है, लाखों में लोगों को जेल लिया जाता है, सैकड़ों में लोग मर जाते हैं, औरतों को मारा जाता है, बच्चों को भी पीटा जाता है, किसी को बख्शा नहीं जाता है। तो गांधी जी यहाँ पे डिसाइड करता है, इसको एक ऑफर दिया जाता है, ये एक नेगोशिएट करता है किसके साथ? जो वाइसरॉय इंडिया का होता है, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हिंदुस्तान में होता है, जिसको वाइसरॉय बोलते हैं, उसके साथ एक कंप्रोमाइज पे आ गए हैं। और गांधी जी ने डिसाइड किया है कि वो मूवमेंट को क्या करेगा, वो मूवमेंट को कॉल ऑफ करेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेगा। ठीक है। एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद द इरविन ऑन 5 मार्च 1931, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को मान जाते हैं। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते। किया था ना ऑफर इरविन ने ही कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, हम आपको डोमेन स्टेटस देंगे। इन्होंने अब खुद क्यों डिसाइड किया? क्योंकि इसको लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लोगों को पकड़ा जाए, लीडर सारे बंद है, बिल्कुल। अब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को राजी हो जाते हैं, मगर एक शर्त पे। गांधी जी इनको बोलता है कि आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं उसको बंद करो, दूसरी चीज जो जिनको आप लोगों ने जेल लिया है उनको छोड़ दो। और एग्री भी किया जाता है, उस पर एग्री भी किया जाता है। इन दिसंबर 1931 गांधी वेंट टू लंदन। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हो जाती है? लंदन में। दिसंबर 1931 में गांधी लंदन चले जाते हैं। कहां? इंग्लैंड चले जाते हैं फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड रिटर्न डिसअपॉइंटेड। मगर जो इनकी बातचीत थी प्यारे बच्चों, ये खत्म हो जाती है, ये इसका कोई फायदा नहीं होता है। जब गांधी जी वापस आते हैं ना, ये पूरे डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्या बैक इन इंडिया जब वो वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं, ही डिस्कवर्ड, उसने पाया दैट गवर्नमेंट हैज बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जब वो हिंदुस्तान वापस आ जाते हैं तो उसने पाया, गांधी जी ने, कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट किया है, एक नए तरीके का जुल्म अब यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या था यहाँ पे? गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी अभी भी जेल में है। किसमें है? जेल में है। जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में है। नहीं तो प्रॉमिस क्या किया गया था, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, मगर अभी भी हम देख रहे हैं अब्दुल गफ्फार खान अभी भी किसमें है? जेल में है। जवाहरलाल नेहरू अभी भी किसमें है? जेल में है। इतना ही नहीं, कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड। गांधी कहां? गांधी जी कहां पे? लंदन में। गांधी जी लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, उनको बोल रहा है कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, वो है, ये है, आप लोग हिंदुस्तान से दफा हो जाओ। मगर यहाँ पे क्या हो रहा था? बैक इन इंडिया क्या हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। जिस तरह जमात इस्लामी को इलीगल डिक्लेयर किया गया ना, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड द सीरीज ऑफ मेजर्स वर इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बायकॉट। बहुत सारे मेजर गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिए हैं कि गवर्नमेंट लोगों पे नजर रखेंगे कि कोई बाइकआउट ना करे, कोई मीटिंग ना हो जाए, कोई इस तरह की मीटिंग ना हो जिसमें ब्रिटिश के खिलाफ साजिशें की जाएंगी, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो। हाउ पीपल सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम लोगों पे वापस आ जाते हैं कि लोगों ने किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा है। गांधी जी, पहले फिर से ये याद दिलाता हूं, गांधी जी क्या चाहते थे? नॉन वायलेंट, पीसफुली सारी चीजें हो जाएं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, द मूवमेंट इन द कंट्री साइड। सबसे पहले वापस किसमें आ जाएंगे? कंट्री साइड में। रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पटीदार ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ यूपी।
जाटसा यूपी वर एक्टिव इन द मूवमेंट, इन्होंने मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। क्यों? क्योंकि दे वर बैडली हिट बाय द ग्रेट डिप्रेशन, वो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। ये इस वाली लाइन में आप लोग देख सकते हो, दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था रेवेन्यू पे करना, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से सारी चीजें खराब हो गई थी। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, अगरचे इनका कारोबार ठप हो गया था, कारोबार में नुकसान हो गया, मगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्शन में कोई कमी नहीं करी है। वो बढ़ा चढ़ाकर किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है बाय ऑर्गेनाइजिंग बाइकॉट प्रोग्राम, और उन्होंने क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? बाइकॉट प्रोग्राम। फॉर देम स्वराज स्टूड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द रेवेन्यू डिमांड, उनके लिए आजादी क्या थी? जो यहाँ पे हाँ कंट्री साइड में आजादी क्या थी? इनके लिए आजादी थी किसके खिलाफ लड़ना? हाई रेवेन्यू डिमांड के खिलाफ लड़ना। यहाँ तक क्लियर है? द मूवमेंट अमंग पुअर पीजेंट्स ने इस मूवमेंट को कैसे देखा है? द पुअर पीजेंट्स वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लॉवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड बट आल्सो वांटेड टू डिक्रीज द रेंट अमाउंट, वो चाहते थे कि सिर्फ रेवेन्यू कम नहीं हो जाए, बल्कि जो हमसे रेंट ली जाती, जो जमीनों से रेंट ली जाती है वो कम होनी चाहिए। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent। जब डिप्रेशन यहाँ पे चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, तो जो स्मॉल पीजेंट्स है, जो छोटे छोटे जमींदार है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था रेंट पे करना। आप वहां पर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था रेंट पे करना। दे जॉइनड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स, उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करी है, जो ज्यादातर इनको कौन लीड कर रहे थे? सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट, जो अंग्रेज वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट, ठीक। मगर कांग्रेस इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा था, कांग्रेस इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो नहीं चाहते थे कि रेंट पूरी तरह से खत्म हो जाए। कैंपेन्स इन द मोस्ट प्लेसेस देयरफॉर देयर रिलेशन विद द पीजेंट्स रिमेन्ड अनसर्टेन, जो किसानों के साथ कांग्रेस के रिलेशन है वो ज्यादा कुछ ठीक नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस इनको किस में सपोर्ट नहीं करता है? नो रेंट में उनको सपोर्ट नहीं करता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम पावरफुल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट्स ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और वो क्या हो जाते हैं? पावरफुल बन जाते हैं। जो ब्रिटिश की अपनी इंडस्ट्रीज थी वो बिजी हो गई वॉर लाइक प्रोडक्ट्स को बनाने में, वॉर लाइक चीजों को मैन्युफैक्चर करने में वो बिजी हो गई, तो इंडिया का मार्केट बिल्कुल खाली पड़ गया। तो इंडिया में जो सारी चीजें आ गई वो कहाँ की आ गई? जो इंडिया की अपनी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने चीजें यहाँ पे बनानी शुरू कर दिया। तो जो याद रखना, ये बात भी आगे भी हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो इंडिया को यहाँ पे फायदा मिलता है, जो ग्रिप हिंदुस्तानी यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे लेते हैं वो ब्रिटिश के भी वापस नहीं ले पाता, ठीक है। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, वो चाहते थे कि जो यहाँ पे फॉरेन गुड्स आते हैं वो ज्यादा ना आ जाए, क्योंकि अगर वो ज्यादा यहाँ पे आ जाते हैं उनकी रेट कम हो जाती है, हमारा मार्केट खराब हो जाता है, फिर हमारी चीजें कोई लेता नहीं है। एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो, और ये चाहते थे कि जो हिंदुस्तान का पैसा है, जो हिंदुस्तान की करेंसी है रुपी, उसका जो एक्सचेंज रेशियो है फॉरेन के साथ वो रेगुलेट किया जाए, हमारे पैसे को ज्यादा कोई कम पैसा नहीं मिलना चाहिए। दैट विल डिस्करेज द इंपोर्ट, उसकी वजह से क्या होगा? इंपोर्ट क्या होगा? डिस्करेज होगा। अपने फायदे के लिए यहाँ पे जो बिजनेस क्लास होते हैं वो क्या करते हैं? वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1920 में। एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो आज भी है, 1927 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे बन जाती है, ताकि जो हिंदुस्तान की कॉमर्स है, जो हिंदुस्तान का ट्रेड है वो क्या फ्लोरिश हो जाए। कि दीज एसोसिएशंस वर लेड बाय पुरुषोत्तम दास एंड ठाकुर दास एंड जीडी बिरला, इनको ये वाले लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन एसोसिएशंस को जो यहाँ पे बने हैं उनको लीड कर रहे थे। दे वर अफ्रेड ऑफ स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज and worried about the disruption of the business as well as of growing influence of the socialism among the workers। उनको डर लग रहा था कि अगर हिंदुस्तान में ये मिलिटेंट मूवमेंट शुरू हो जाती है, गोलियां वगैरह चलती है, इतना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस भी वर्कर्स में बढ़ रहा था। सोशलिज्म में आप लोगों को पता है कि वर्कर्स क्या चाहते हैं? वर्कर्स मतलब कि सारी चीजें खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ओनरशिप किसी की नहीं चाहते हैं। तो इन चीजों से उनको डर लग रहा था, इसकी वजह से उन्होंने ये दो एसोसिएशन बनाई है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने किस तरह से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है?
The participation of the industrial worker. The industrial worker did not participate in the civil disobedience movement in large number except in Nagpur. नागपुर के अलावा आप यूं समझ लीजिए कि बाकी कहीं पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है. As the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. जब इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के नजदीक आ गए, वर्कर्स ने वर्कर्स क्या हो गए, दूर हो गए. जब इंडस्ट्रियलिस्ट क्लोज हो गए किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यही वजह बनी कि जो वर्कर्स है उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है. दे सिलेक्टिवली अडॉप्टेड सम ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम सच एज बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. उन्होंने सत्याग्रह किसके लिए लॉन्च करी है. एक तो उन्होंने बायकॉट किया है फॉरेन गुड्स को लेके, दूसरा उनका फायदा इसमें था कि इनके लो वेजेस है, तनख्वाह कम है, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और पुअर वर्किंग कंडीशन है, उनके वर्किंग कंडीशन को भी इंप्रूव किया जाए. There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं 1930 को और डॉक वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं 1932 को. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur, tin miners wore Gandhi caps and participated in the protest rallies, boycott कैंपेन. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आप देखोगे छोटा नागपुर में जो टिन माइनस होते हैं वो गांधी जी की कैप्स पहनते हैं जिन पे लिखा हुआ होता है या बना हुआ होता है गांधी जी, और वो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रोटेस्ट रैलीज में. वुमेन यहाँ पे पीछे नहीं रहेंगी, औरतें यहाँ पे पीछे नहीं रही, औरतों ने भी यहाँ पे अपना किरदार बखूबी निभाया है. किस तरह से, देखो, मेजर फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन. जो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है वो ये है कि यहाँ पे पहली बार इंडियन नेशनल स्ट्रगल में औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है. दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्च. वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटेस्ट मार्चेस में. मैन्युफैक्चर साल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लीकर शॉप, मनी वेंट टू जेल. उन्होंने ये फॉरेन क्लॉथ पहने बंद कर दिए हैं और ये जो लीगर शॉप है वहां पे घेराबंदी कर दी है. इतना ही नहीं, बहुत सारी औरतों को जेल भी लिया जाता है. अर्बन एरिया की हम बात करेंगे. ये जो औरतें हैं ये किसको बिलोंग करती थी, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है एग्जाम में. जो अर्बन एरियाज है वहां पे जो वुमेन है जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है वो किसको बिलोंग करती थी, हाई कास्ट फैमिलीज को. रूरल एरियाज की अगर हम बात करेंगे, दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्री हाउसहोल्ड. Moved by the Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. जब गांधी जी की कॉल का उन पे ये असर हो गया था, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे इससे ये हमारी सैक्रेड ड्यूटी है, इससे भगवान खुश हो जाएंगे, इससे ऊपर वाला खुश हो जाएगा, इससे खुदा खुश हो जाता है. ये मजहब के तौर पर इन्होंने लिया है. गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेयर एंड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स. मगर गांधी जी का जो अपने आइडियोलॉजी थी, गांधी जी चाहते थे कि जो वुमेन्स है वो अच्छी ड्यूटी निभा सकते हैं, कहाँ पे, अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, वो अच्छी माएँ बन सकती है और अच्छी बीवियां बन सकती है. कांग्रेस वाज रिलक्टेंट फॉर वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और कांग्रेस भी उस वक्त देखो कि वुमेन का स्टेटस कहाँ पे था हिंदुस्तान में, कांग्रेस भी नहीं चाहता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वहां पे वुमेन को कोई भी स्टेटस मिले, कोई भी पोजीशन मिले, वो इनको इंक्लूड नहीं करना चाहते थे. कहाँ, कांग्रेस. स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर स्टडीज में. हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का यूनिट नंबर 2, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला है कि किस तरह से जो जहां पे हमने लेक्चर छोड़ा था वो ये था कि जो लिमिटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, वो ये है, एक तो जो कांग्रेस है वो जो पीजेंट क्लास है उनके साथ उनके अच्छे टर्म नहीं थे. कांग्रेस के पीजेंट क्लास के साथ अच्छे टर्म्स नहीं थे. दूसरी बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि जो दलित है, जो कौन है, दलित है, उन पे भी कांग्रेस ने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दिया. हालांकि गांधी जी ने फिर उनको हरिजन का नाम लकब दे दिया है और उनके लिए टेम्पल एंट्री खोल दी है, ये पब्लिक पार्क उनके लिए खोल दी है. गांधी जी ने उनके लिए अपना कंसर्न दिखाया है, मगर जो रेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स है वो बिल्कुल भी रिलेक्टेंट नहीं थे टुवर्ड द दलित, वो बिल्कुल भी उनको फेवर नहीं कर रहे थे. इसीलिए दलित ने बिल्कुल भी इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है. और इतना ही नहीं, जब दलित को ऐसा लगा कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है, हमारी इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल में कुछ ऐसा हो रहा है, हमें इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल से एक्सक्लूड किया जा रहा है. किनको लगा, दलित.
दलित को लगा कि हमें इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल से क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। वो खुद को एलिनेटेड फील कर रहे थे, अपने ही देश में वो खुद को एलिनेटेड फील कर रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि उसके रेस्पॉन्स में क्या हो जाता है, उसके बरक्स वो क्या करते हैं, जो उनका लीडर उस वक्त होता है जिसका नाम होता है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो ब्रिटिश से मिलते हैं और ब्रिटिश के साथ ये तय होता है कि ये जो दलित है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया जाएगा, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ये अपने से अलग से इलेक्शन करेंगे। मगर जिसके खातिर गांधी जी जो है वो बहुत नाराज हो जाते हैं। दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट देने पर गांधी जी बहुत नाराज हो जाते हैं। BR अम्बेडकर दलित को एक एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज करते हैं और जिसका नाम होता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। क्लैशेड विद गांधी जी एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो गांधी के साथ क्लैश हो जाता है उनका, कहां, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। याद है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, लंदन। BR अम्बेडकर यहाँ पे डिमांड करता है, डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, जो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि BR अम्बेडकर ने डिमांड करी है सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए, दलित के लिए। दलित पता है कौन है, लोअर कास्ट वाले। दलित कौन है, ये भी हिंदू है, हिंदुस्तान में ये एक कम्युनिटी है, ये भी हिंदू मजहब को ही बिलोंग करते हैं, मगर ये लोअर कास्ट वाले। हाँ बिल्कुल। When the British government conceded Ambedkari demand, Gandhi जी began a fast time to death. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने BR अम्बेडकर की डिमांड को एक्सेप्ट किया तो गांधी जी ने फास्ट रखना शुरू कर दिया, कहां तक, unto death, मरने तक वो फास्टिस रखेंगे अगर इनकी डिमांड वापस नहीं ली गई है। He believed, क्योंकि गांधी जी मानते थे that separate electorate would slow down the process of integration of society। गांधी जी किस चीज के पीछे थे, वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से क्या हो, इंटीग्रेट हो, ठीक है। वो इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी चाहते थे, वो चाहते थे कि हर किसी कम्युनिटी के लोग एक साथ रहें, खुशी खुशी एक साथ रहें। गांधी जी को लगता था कि अगर दलित को यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है तो उससे क्या होगा, इससे नेशन का बंटवारा हो सकता है, हमारी सोसाइटी का बंटवारा हो जाएगा, तो ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। अम्बेडकर आखिरकार ultimately accepted the Gandhian position and the result was the Pune Pact of September 1932। आखिरकार जब BR अम्बेडकर साहिब को ऐसा लगता है कि गांधी जी अब मरने वाले हैं, वो मर जाएंगे, उसकी वो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, तो उसने बोला कि उसको ये बात समझ आ गई है, किसको, BR अम्बेडकर को, कि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है पूरी देश मुझे छोड़ेगी नहीं, मतलब कि देश मुझे कभी माफ नहीं करेगी, इसीलिए उसने अपनी जिद को वापस ले लेता है और एक पैक्ट हो जाता है, जिस पैक्ट का नाम होता है पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1930। It gave the Dalit, scheduled caste, scheduled tribes reserved seats in the provincial and central legislative council, but were to be voted in the general election। इनको लिए जो दलित है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, इनके लिए रिजर्व सीट्स रखी गई है प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, मगर उनके लिए ये भी मानना पड़ा, दलित को ये भी मानना पड़ा कि वो क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, a large section of Muslims felt alienated from the Congress। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद देखो मुसलमानों ने पाकिस्तान की डिमांड क्यों की है, इन्होंने अपनी अलग पार्टी क्यों बनाई है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद मुसलमानों को लगा कि वो पूरी तरह से खुद को एलिनेट फील कर रहे थे, किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी हमारी है ही नहीं, इस पार्टी में सिर्फ जो कुछ भी होता है वो अगेंस्ट मुस्लिम्स की होता है। From the mid-1920s, Congress became visibly associated with the Hindu religious nationalistic groups like the Hindu महासभा। 1920s के ऑनवर्ड्स में हम देखते हैं, अभी तक थोड़ा सा कांग्रेस का जो आउटलुक होता था वो कहीं ना कहीं पे सेक्युलर टाइप का था, मगर 1920s के ऑनवर्ड्स में हम देखते हैं वो टोटली कंप्लीटली इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी तरह अलाइन हो जाते हैं, जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हिंदू महासभा। And relation between the Hindus and Muslims worsened
each community provoked riots and clash in the various cities। इतना ही नहीं, जो इनके बीच में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच के आपस का जो रिश्ता है वो भी खराब होने लग गया है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे हमने रायोट्स देखे हैं, क्लैश देखे हैं, लड़ाई झगड़े देखे हैं किनके बीच में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। each riot deepened the distance between the two communities। और जितने भी दंगे होते थे, जितनी भी लड़ाइयां होती थी, हर कोई दंगा, हर कोई लड़ाई इनके बीच की जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ा देती थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि जो इनके बीच की ये यूनाइटी है, जो इनके बीच का ये जोड़ है वो टूटना नहीं चाहिए, मगर ऐसा बेटा होता नहीं है। इसके नताइज कुछ और ही होते हैं, वो हम देखते हैं। The important question was of representation in the future assembly। सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो फ्यूचर असेंबली होगी, जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, जब हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, तो ये सेंट्रल असेंबली में किसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन रहेगी, पार्लियामेंट में किसके कितने मेंबर्स रहेंगे, मिनिस्ट्री किसमें किसको कितनी मिनिस्ट्री दी जाएंगी, किसको कितने मिनिस्टर्स दिए जाएंगे, कौन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कौन प्रेसिडेंट बन जाएगा, हिंदुओं को कितना मिलेगा, मुसलमानों को कितना मिलेगा। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन और डिस्कशन चल रही। मोहम्मद अली जिन्ना was willing to demand for the separate electorate for Muslim। मोहम्मद अली जिन्ना ये एग्री करते थे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल विलिंग थे किस चीज को लेके, कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेंगे, एक ही मुल्क रहेगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही मुल्क रहेगा, मगर क्या होना चाहिए कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। इसलिए they demanded for the reserved seats in the central assembly। और जो सेंट्रल असेंबली हमारी होगी, जो पार्लियामेंट हमारा होगा, उसमें क्या होना चाहिए, मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए क्या रहनी चाहिए, रिजर्व सीट्स रहनी चाहिए। wanted the control of the power in Muslim dominating provinces like बंगाल एंड पंजाब। और वो चाहते थे कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, कौन कौन है, ज्यादातर बंगाल है और पंजाब है। वो चाहते थे अली मोहम्मद जिन्ना की बंगाल और पंजाब में किनके कंट्रोल होना चाहिए, मुसलमानों का। वहां पे गवर्नमेंट किनकी होनी चाहिए, मुसलमानों की। all hoped to resolve the issue at the all party conference in 1928 में ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, जिसमें सारी पार्टियां मिलकर पार्टिसिपेट करती है। बट दिस अपीयर्ड व्हेन M.R. जयाकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड द एफर्ट्स ऑफ कंप्रोमाइज। मगर ये सारी जो कोशिश है ये बेकार हो जाती है, क्योंकि हिंदू महासभा का एक लीडर जिसका नाम होता है M.R. जयाकर, जो भी डिमांड अली मोहम्मद जिन्ना ने करी है, क्योंकि इसको लगता था कि पाकिस्तान कभी बनेगा नहीं, अगर हम इनकी डिमांड नहीं मानेंगे तब भी हमारे अंदर ही रहेंगे, इसलिए बेहतर है कि इनकी डिमांड ना मानी जाए। पाकिस्तान, इनको ऐसा लगता था कि पाकिस्तान कभी बनेगा ही नहीं, पाकिस्तान कभी बनेगा ही नहीं, और मुसलमानों पे हमेशा कौन डोमिनेट करेंगे, हिंदू करेंगे। इसीलिए अमर जयाकर ने मुसलमानों को हमेशा डोमिनेट रखने के लिए कहा है। उसने अली मोहम्मद जिन्ना के जो भी उसने ये डिमांड करे थे वो रिजेक्ट कर दिए हैं, और इस तरह से ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो 1928 में हो जाती है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो जाता है, ये फेल हो जाती है। क्या मनी मुस्लिम लीडर फियर ऑफ स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। इनका डरना जायज था, इनका डरना क्या था, जायज था, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इनकी सारी डिमांड नहीं मानी जा रही, उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी जा रही है, और उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान में इनको लग रहा था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, और इनके साथ जो मेजॉरिटी वाले हैं वो अभी तो आजाद नहीं हुए हैं, अभी इतना सारा मतलब कि डिस्क्रिमिनेट हमें किया जा रहा है, आजादी के बाद हमारे साथ क्या होगा। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the community। ये जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो इसीलिए मुसलमानों ने ज्यादातर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज के बीच में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बहुत ज्यादा आपस में डिस्ट्रस्ट हो गया था। ये एक दूसरे पे अब भरोसा भी नहीं कर रहे थे, ये एक दूसरे को मशकूक समझते थे कि वो हमें मारेगा, हम इनको मारेंगे। बात आ रही है समझ में। Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call for the united struggle। जो ये जब इन्होंने खुद को पाया है कि ये पूरी तरह से एलिनेट हुई है कांग्रेस में इनको ऐसा लग रहा है कि अजनबी समझते हैं खुद को कांग्रेस में, इसीलिए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। They feared that the culture and the identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majority। इनको डर लग रहा था, किस चीज का डर लग रहा था इनको,
इनको पता थी कि अगर हम यहाँ पे हिंदुओं के कब्जे में आ गए हैं, अगर हम अलग नहीं हुए हैं, अगर मुसलमान, उनको डर लग रहा था कि अगर मुसलमानों के लिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकाली गई, जब आजाद हो जाएंगे तो मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है, वो हमेशा किसके जद में रहेंगे, मेजॉरिटी के जद में, यानी कि हिंदू हमेशा किनको डोमिनेट करेगी, मुस्लिमों को डोमिनेट करेगी। इसी नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेम नेशन व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर। जो भी हिंदुस्तान में जो भी लोग रह रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था इस चीज से वो यूनाइट हो गए हैं, चाहे वो किसी भी मजहब को क्यों ना बिलोंग करते हो, इस बेस पे वो यूनाइट हो जाते हैं कि हम सब एक ही मुल्क में रहने वाले हैं, कि हम सब एक ही मुल्क में रहने वाले हैं। इस नोशन पे वो जब इन्होंने डिस्कवर किए हैं सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, ऐसी भी चीजें हमारे समाज में थी जिनकी वजह से ये सारे लोग एक साथ हो रहे थे। इतना ही नहीं, this sense of collective belonging came partly through the experience of unity struggle। हिस्ट्री में हमने नेशनलिस्ट स्ट्रगल में देखी है, जब हिंदुस्तान में लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तो बहुत सारी कम्युनिटियों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, अपर कास्ट, लोअर कास्ट वालों ने बहुत सारी मूवमेंट्स को एक साथ लॉन्च किया है। तो ये मूवमेंट्स का एक साथ लॉन्च करना भी कहीं ना कहीं पे इनके लिए ये सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करता था। इतना ही नहीं, याद आ रहा है कौन सी मूवमेंट, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। But there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination। बल्कि यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोसेस भी ऐसी हुई है, कल्चरली कुछ चीजें ऐसी चली है जिसकी वजह से लोगों की इमेजिनेशन नेशनलिज्म की तरफ आ गई है, लोगों की इमेजिनेशन में नेशनलिज्म बसने लग जाता है। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and song, popular praise and symbol all play part in the making of the nationalism। यहाँ पे भी आप लोग देखते हो, इससे पहले वाले यूनिट में आप लोगों ने देखा है, इसी तरह से यहाँ पे भी है, किस तरह से लैंग्वेज ने रोल प्ले किया है, सॉन्ग्स ने रोल प्ले किया है, नॉवेल्स ने रोल प्ले किया है, लोगों को बाइंड करने के लिए। यहाँ पे भी जिस तरह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बोला करते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ये जो सॉन्ग्स है, या बहुत सारी पेट्रोटिक सॉन्ग्स है, जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है, और भी बहुत सारे सॉन्ग्स है जो जब ये लोग सुनते थे उनको अपने वतन से मोहब्बत होने लग जाती थी। जब ये स्टोरीज पढ़ते थे, जब वो इन सॉन्ग्स को सुनते थे तो वो उनको अपने देश से मोहब्बत हो जाती थी। एक वो सॉन्ग है, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। तो ये क्या है, ये एक पेट्रोटिक सॉन्ग है, ये एक हुबल वतनी का सॉन्ग है। ऐसे सॉन्ग सुन के लोगों को अपने वतन से मोहब्बत हो जाती है। The identity of nation is most often symbolized in figure और image। जो मुल्क की आइडेंटिटी है, इसको सिंबलाइज किया जाता है एक फिगर के साथ, एक इमेज के साथ। As this help to create an image, इससे हमें मदद मिलती है अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उस तस्वीर को देखते ही लोग नेशन को आइडेंटिफाई करने शुरू कर देते हैं। In 20th century, with the growth of nationalism, जब 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म का आगाज, नेशनलिज्म का ग्रोथ यहाँ पे हो जाता है, that the identity of India was associated with भारत माता। जब हिंदुस्तान में नेशनलिज्म का आगाज हो जाता है, जब हिंदुस्तान में नेशनलिज्म का बोलबाला शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे इंडिया एज ए नेशन, इसके लिए कौन सी सिंबल बनाई गई थी, भारत माता। भारत माता की पिक्चर, भारत माता का जो एक प्रिंट बनाया गया है, वो सिंबलाइज करता है किसको, इंडियन नेशन को। किसको सिंबलाइज करता है, इंडियन नेशन को। याद रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र छत्रोपाध्याय, ठीक है, नाम याद रखना, बी के, आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, बड़ा नाम है, बी के छत्रोपाध्याय, बंकिम चंद्र छत्रोपाध्याय इसका नाम है, जिसने पहली बार किसकी प्रिंट बनाई है, भारत माता की। भारत माता किसको सिंबलाइज करता है, इंडियन नेशन को। शी वाज एन ascetic figure and is calm, composite, divine and spiritual। ये बंकिम चंद्र छत्रोपाध्याय है, ये एक बहुत ही शांत, बहुत ही मजहबी और डिवाइन और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स रखने वाली औरत थी। इतना ही नहीं,
The image of Bharat Mata acquired many different forms and is circulated in popular print and was printed by different artists. अब ये इमेज ऑफ भारत माता है ना, इसके बहुत सारे वर्जन थे क्योंकि हर किसी ने आर्टिस्ट से अलग अलग से इसको प्रिंट करना शुरू कर दिया है। ये जो पब्लिशर्स है, बुक पब्लिशर्स है, उन्होंने अलग अलग से इसको पब्लिश करना शुरू कर दिया, प्रिंट करना शुरू कर दिया है। पेंटर से अलग अलग से पेंट करना शुरू कर दिया। इसके लिए इसीलिए इसके क्या है, बहुत सारे एक्वायर मनी डिफरेंट फॉर्म, इसलिए इस भारत माता के बहुत सारे फॉर्म है। By the end of the 19th century, Indian began to instill a sense of pride in the nation. Indian history had to be taught डिफरेंटली। 19th सेंचुरी से ही लोगों ने खुद में ये फख्र की बात समझनी शुरू कर दी है कि हम भी एक मुल्क को बिलोंग करते हैं, कि इंडिया की भी अपनी एक हिस्ट्री है, हमारे मुल्क की भी अपनी एक हिस्ट्री है। इस चीज को लेके उन्होंने भी प्राइड करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, द ब्रिटिश था इंडियन एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। ब्रिटिश को लग रहा था, जब वो हिंदुस्तान आ जाते हैं, ब्रिटिश को लग रहा था कि जो इंडियंस है वो प्रिमिटिव है और बैकवर्ड है, इसलिए ये हिंदुस्तान में खुद से रूल नहीं कर सकते। इंडियन बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट। मगर यहाँ पे हिंदुस्तान के लोग जो है अपने इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इतिहास में चले जाते हैं कि जो हिंदुस्तान का एक ग्रेट अचीवमेंट जो पास्ट में हुई है, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट पास्ट में हुई है, उनको दोहराने की कोशिश इन्होंने करी है, ताकि हम ब्रिटिश को दिखाएंगे कि हमें कैपेबिलिटी है रूल करने की या नहीं। They wrote about the glorious development in ancient time. हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने ग्लोरियस डेवलपमेंट के बारे में लिखा है जो एंशिएंट टाइम्स में हुई थी। When art and architecture, science and mathematics, religious and culture, law and philosophy, craft and trade and flourished. यहाँ पे ये चीज दर्शाई जाती है कि आप लोग हिंदुस्तानियों को बैकवर्ड और प्रिमिटिव समझते हो। जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई थी, जब पहली बार रीजन की रेवोल्यूशन यूरोप में आ गई थी, उससे पहले हिंदुस्तान में मैथमेटिक्स के जानने वाले लोग थे, रिलीजियस को पढ़ने वाले लोग थे, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को पढ़ने वाले लोग थे, साइंस को जानने वाले लोग थे, अर्थमेटिक को जानने वाले लोग थे। आप हिंदुस्तानी को कमतर नहीं समझो। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानी बैकवर्ड और प्रिमिटिव है? जब आप लोगों की ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई है, जब से आप रीजन को डिस्कवर करने शुरू कर देते हो, जहां से आप लोग कहते हो कि हमने रीजन डिस्कवर किया है, उससे पहले हमारे पास मैथमेटिशियन थे, हमारे पास साइंटिस्ट थे, हम साइंस को रीड करते थे, हम रिलीजियस को रीड करते थे, हम कल्चर को रीड करते थे, हमारे पास लॉ फिलॉसफी हुआ करती थी, और भी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे हुआ करती थी, चाहे वुड क्राफ्ट है, ट्रेड है, वो यहाँ पे ऑलरेडी चल रही थी। These nationalist historians argued the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. और यही जो हिस्टोरियंस है, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हिंदुस्तान में थे, जिन्होंने ये चीजें डिस्कवर करी है कि जब यूरोप में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गई थी, रीजन की रेवोल्यूशन आ गई थी, उससे पहले भी हमारा कल्चर है, उससे पहले भी हमारी संस्कृति है। इसीलिए ये लोगों को बोलते थे कि आप खुद पे फख्र करो, हिंदुस्तानियों को बोलते थे कि आप अपने पास्ट अचीवमेंट से फख्र करो। और किसके खिलाफ लड़ो? जो ब्रिटिश में हमारे साथ, जो अंग्रेज के रूल में हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। आप अंग्रेज की बातों पे ध्यान नहीं दो, आप अंग्रेज की बातें माननी शुरू नहीं करो कि आप लोग बैकवर्ड और प्रिमिटिव हो, आप लोगों को रूल करना नहीं आएगा। बल्कि जब इनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी हमारी अपनी संस्कृति हुआ करती। समझ आई बात? तो इस तरह से हमारा हिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट हो जाता है अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू देन, फी अमान अल्लाह।